देखो, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर कौन आते हैं? वेस्कुलर टिश्यू आते हैं। वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो एक आ जाता है हमारे पास जाइलम, और एक कौन सा आता है? फ्लोएम। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हो गए, एक जाइलम हो गया, एक फ्लोएम हो गया। अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम के अंदर क्या क्या होता है? अच्छा, हम यहाँ पे इनके फंक्शन भी लिख दें? अच्छा ठीक है, लिख देते हैं। जो इसका मेन फंक्शन है, हाँ, मेन फंक्शन ऑफ जाइलम is conducting water and minerals from soil to the other part of plant. क्या? दूसरा काम है इसका प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है? रुतबा। फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना लीफ से अदर पार्ट पे, या हम सिंपल सा क्या बोल सकते हैं? ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट, है ना? ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट। ठीक है। तो जाइलम का फंक्शन क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट करना, सॉइल से अब्जॉर्ब करेगा, और सॉइल से फिर वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जैसे स्टेम हो गया, ब्रांचेज हो गई, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, सीड बन रहा है, वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट, तो हर जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा, ये डेड टिश्यू होता है, जाइलम कैसा होता है? डेड टिश्यू, इस वजह से मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। बस लिविंग वही होती है। फ्लोएम जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना। अब फूड का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां करेगा? लीफ से अदर पार्ट में, या हम सिंपल सा क्या बोलते हैं? ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट। क्योंकि ग्रीन पार्ट जो भी होगा वो अपना फूड खुद बना सकता है, बट नॉन ग्रीन वाला पार्ट अपना फूड खुद नहीं बना सकता, उसको तो फूड को क्या चाहिए? अपटेक करना पड़ेगा, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो ये बना होता है कंपोनेंट्स। तो ये चार कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला होता है ट्रैकिड्स, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर, और फोर्थ है जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। अब इसके अंदर जो मेन ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड का, तो मेन फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मेन कंडक्टिंग एलिमेंट। मेन कंडक्टिंग एलिमेंट। और जो ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है इसका नाम क्या होता है? हेड्रोमी। क्या बोलते हैं हम इनको? हेड्रोमी। तो यहाँ पे जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं यही मेनली वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। बाकी जाइलम फाइबर है वो सपोर्ट करता है, जाइलम पेरेन्काइमा है वो सपोर्ट करती है। मेन ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? ट्रैकिड्स और वेसल, इसलिए क्या बोलेंगे? मेन कंडक्टिंग एलिमेंट। और इनको क्या बोलते हैं हम? हेड्रोमी। यहाँ पे जो शुरू के तीन है, जाइलम फाइबर, वेसल्स एंड फाइबर, पेरेन्काइमा, नहीं, ट्रैकिड्स, वेसल और फाइबर, ये सारे कैसे होते हैं? डेड एलिमेंट। कैसे होंगे ये? डेड एलिमेंट है।
डेड क्यों होते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो इधर, क्यों होते हैं डेड? अगर मान लो कोई एक लिविंग सेल है, लिविंग सेल के अंदर हम वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाएं तो देखो क्या होगा, इधर ध्यान दो। अगर मान लो ये लिविंग सेल है, ठीक है, ये अगर लिविंग होता जाइलम, अगर जाइलम लिविंग होता तो इसके अंदर वाटर जाता, वाटर जाता तो ये सेल कब तक वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती? जब तक इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैपेसिटी होती, बाद में क्या हो जाती? ब्लास्ट हो। तो अगर मान लो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला ही ब्लास्ट हो गया बीच में, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाएगा कौन? कोई नहीं करवा पाए। जब रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा तो बहुत क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होता है, तो नीचे ही क्या हो जाएंगी? सेल ब्रेक हो जाएंगे, वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा वाटर, क्योंकि पहले तो सेल खुद एब्जॉर्ब करेगी ना वाटर, क्योंकि वो लिविंग सेल है। अब जो वो खुद वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्या होगी? स्वेलिंग होगी, उसके अंदर स्वेलिंग होगी तो ब्लास्ट हो जाएगी, तो खराब हो जाएगी सेल। अब अगर वो डेड सेल है तो डेड सेल क्या होगा? वाटर कंडक्शन कर पाएगी। दूसरा, इसके अंदर डेड होगी मतलब कौन सी होगी? स्क्लेरेन काइमा होगी। स्क्लेरेन काइमा में किसकी डिपोजिशन होती है? लिग्निन की। लिग्निन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर, तो इजीली वाटर का ट्रांसपोर्ट करवा पाए। पैरेन काइमा सिर्फ रेडियल करती है, थोड़े से पार्ट में, जैसे ये स्टेम है ना, ये वाला, जैसे मान लो इतना बड़ा स्टेम है, तो सेंटर में तो वो करवाएगी, बाकी वो सिर्फ इधर करती है रेडियल, वो इजीली हो जाता है पैरेन काइमा से, क्योंकि वो थिन और इलास्टिक होती है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट थोड़ा बहुत करवा देती है। बाकी मेन जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो डेड एलिमेंट ही करवा सकते हैं, अगर वो लिविंग होगा तो वो वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करवा। ये लिविंग थे ना पहले, ये पेरेन काइमा थे, बट इनको क्या मिल गया? फंक्शन, और फंक्शन मिल गया तो क्या हो गया? ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्टेबलाइज हो गए। ठीक है, अब फ्लोएम लिविंग क्यों होता है? देखो पहले पढ़ते हैं फ्लोएम में कौन कौन लिविंग होता है, फिर बताता हूं। ये हो गया जो फ्लोएम के कंपोनेंट है। आज तक ये क्वेश्चन सिर्फ रुतबा ने पूछा है, बाकी मेरे को खुद को बताना पड़ता है कि ये डेड और ये लिविंग क्यों होता है। नहीं, किसी ने नहीं पूछा आज तक, मेरे को खुद को बाद में बताना पड़ता है कि ये डेड क्यों है, ये लिविंग क्यों होता है। हमने वाटर ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए डेड क्यों रखा है, हमने फूड ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए लिविंग ही क्यों रखा है, इसका कोई तो रीजन होगा ना, लिविंग सिस्टम में थोड़ी होता है। इसके होते हैं हमारे पास सीव ट्यूब, सीव ट्यूब सेल। दूसरे होते हैं हमारे पास कंपेनियन सेल। तीसरा होता है हमारे पास फ्लोएम पैरेनकाइमा। और एक होता है हमारे पास फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, यहां पे जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो कौन आता है हमारे पास? सिर्फ सीव ट्यूब होती है। कौन कंडक्शन करवाता है? सीव ट्यूब। तो ये क्या है यहां पे? मेन कंडक्टिंग एलिमेंट। अब जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है उसको हम यहां पे क्या बोलते हैं? यहां पे हम बोलते हैं लेप्टोमी। क्या बोलते हैं उसको? लेप्टोमी। और यहां पे क्या बोलते हैं? हेड्रोमी। तो लेप्टोमी मतलब फ्लोएम का कंडक्टिंग एलिमेंट, हेड्रोमी मतलब जाइलम का कंडक्टिंग एलिमेंट। यहां पे जो ये तीनों एलिमेंट है हमारे पास शुरू वाले, सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये कैसे होते हैं? लिविंग कंपोनेंट। ये कैसे होते हैं? लिविंग कंपोनेंट या लिविंग एलिमेंट। और जो फ्लोएम फाइबर ये अकेला कैसा होता है? डेड एलिमेंट है। ये कैसा होता है? डेड एलिमेंट। अब देखो, फूड ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए लिविंग क्यों है? फूड क्या होगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अब अगर ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हम कैसे करवा सकते हैं कि जैसे मान लो एक सेल है, ये लीव से कनेक्ट है, इसके अंदर क्या आएगा? फूड बन के आएगा, ग्लूकोज आएगा। अब ग्लूकोज आएगा तो क्या बढ़ेगा? सोल्यूट बढ़ेगा कि सॉल्वेंट? सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो सेल है वो क्या एब्जॉर्ब करेगी? वाटर। जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो जो नीचे वाली सेल होगी उसके अंदर तो कुछ नहीं है, वो तो खाली है, तो ये क्या करेगी? सोल्यूट को इधर ट्रांसपोर्ट कर देगी। जब इसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर आएगा, सोलवेंट बढ़ेगा, तो क्या होगा? इसके अंदर फोर्स जनरेट होगा, और फोर्स की वजह से क्या करेगी? ग्लूकोज को नीचे ट्रांसपोर्ट कर देगी। अब इसके अंदर क्या हो गया? सोल्यूट बढ़ गया, अब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, फिर ये नीचे ट्रांसपोर्ट कर देगी। इस तरीके से वो फूड क्या आता जाता है? नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता जाता है। आई बात समझ में? अगर ये डेड होती तो फूड तो सीधा ट्रांसपोर्ट नीचे आ जाता सॉइल के पास। अगर फूड सीधा सॉइल के पास आ जाता तो फिर जो फ्रूट बन रहे हैं, जो सीड बन रहा है, जो और डिफरेंट ब्रांचेस बन, उनके पास फूड कहां से जाता?
तो अगर एक एक सेल के पास फूड जाएगा तो मान लो इस सेल से कोई फ्रूट अटैच है ना, या मान लिया यहाँ पे कोई फ्रूट अटैच है, तो उसके पास इजीली क्या हो जाएगा, फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अगर सीधा होता इसकी तरह डेड, तो सीधा फूड कहां जाता, सॉइल के पास आ जाता, फिर वहां पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। तो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें लिविंग सेल चाहिए, और वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें डेड सेल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वाटर होता है ना, अगर लिविंग सेल होगी तो लिविंग सेल होगी ना तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। अब वाटर को एब्जॉर्ब कब तक कर पाएगी लिविंग सेल, जब तक वो एक्सपेंड कर सकती है, उसके बाद वो क्या हो जाए, इसी का टॉपिक है। वैस्कुलराइजेशन इन प्लांट्स, इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो। वैस्कुलराइजेशन इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो, हमारे पास सबसे पहले एक सेल आई, सबसे पहले क्या आई, एक सेल आई। इस सेल का क्या नाम है, कौन बताएगा, इस सेल का क्या नाम है। वो लिविंग सेल के लिए बात करते हैं। कहाँ है, कौन सी है लिविंग सेल, कहाँ है, डेड है सारी। फ्लोएम वाटर का ट्रांसपोर्ट थोड़ी ना करता है। इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो सेमी परमिएबल है, वो सिर्फ सोल्यूट को अलाउ करती है, सॉल्वेंट को अलाउ नहीं करती है। क्योंकि दो टाइप की होती है ना सेमी परमिएबल में, या तो वो सोल्यूट को अलाउ करेगी या वो सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, सोल्यूट को अलाउ करती है। बाकी की जितनी भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसको अलाउ करती है, सोल्वेंट को अलाउ करती है, सोल्यूट को अलाउ नहीं करती है। बाकी सेमी परमिएबल नाम क्यों है उसका, पहले एक सेल बनी, क्या नाम है इसका, प्रोमेरिस्टेम। क्या है ये, प्रोमेरिस्टेम। तो ये क्या है हमारे पास, प्रोमेरिस्टेम। अब मेरे को ये बताओ, एक सेल है तो या तो ये जाइलम बना सकती है या ये फ्लोएम बना सकती है, क्या इसके अलावा दोनों बना पाएगी, नहीं। एक सेल दो काम नहीं कर सकती है। एक सेल से चाहे आप जाइलम बनवा लो चाहे आप फ्लोएम बनवा लो, दोनों में से वो एक ही चीज बना पाएगी, दोनों चीजों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो फिर ये सेल क्या करती है, डिवाइड कर जाती है, ये सेल क्या करेगी, डिवाइड कर जाएगी। तो हाँ, लास्ट में लिखना है, अभी समझ लो। तो ये सेल के अंदर क्या होता है, माइटोसिस। सेल के अंदर क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो कितनी सेल बनेंगी, दो। माइटोसिस होगा तो ऐसी ही हमारे पास, ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसी हमारे पास दो सेल बन गई। ठीक है, ऐसी हमारे पास कितनी सेल बन गई, दो सेल। आप ये मान लो कि ये वाली जो सेल बनी है वो तो बनी है इनर साइड, कहां बनी है ये, अंदर की तरफ, और ये कहां बनी है, आउटसाइड, बाहर की तरफ, है ना। जैसे मान लो ये सेल थी, इस सेल ने डिवाइड किया तो एक इसके पीछे डिवाइड कर गई, एक इसके आगे रह गई, तो जो बाहर की तरफ हो गई उसको आउटर साइड हो गया, जो अंदर की तरफ रह गई वो इनर साइड हो गई सेल। अब इन दोनों सेल के अंदर साइमल्टेनियस क्या होता है, डिफरेंशिएशन। एक साथ कौन सी प्रोसेस होगी, डिफरेंशिएशन। तो ये वाली सेल क्या बनाएंगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी, क्योंकि ये क्या बनी, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम से कोई सेल बनी प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो इन दोनों सेल के अंदर होता है साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन। साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएशन। तो साइमल्टेनियस जब डिफरेंशिएशन होगा तो जो इनर साइड है ये तो किसका फॉर्मेशन कर लेती है, प्राइमरी जाइलम का। क्या बना लेती है ये, प्राइमरी जाइलम। और जो ये वाली सेल है ये क्या बना लेती है, प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि सबसे पहले बनेगा तो प्राइमरी बनेगा। अब देख चीज और सुनो, ये वाली जो सेल है इसके कंपैरिजन में ये वाली सेल 8 to 10 टाइम ज्यादा माइटोसिस करती है। इस सेल के कंपैरिजन में ये वाली 8 to 10 टाइम ज्यादा क्या करती है, माइटोसिस करती है।
क्योंकि इसको जाइलम बनाना होता है। जाइलम प्लांट के अंदर 8 to 10 टाइम ज्यादा बनता है। क्योंकि क्यों, देखो समझो, आपने देखा होगा प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट होता है वो सूख के बार बार उतरता रहता है हर साल, ऑब्जर्व किया हो, बाहर वाला पार्ट सूख जाता है, उतरता रहता है। वो जो पार्ट प्लांट से बाहर निकल रहा है वो फ्लोएम है। वो प्लांट से जो बाहर निकल रहा है कौन सा पार्ट है? फ्लोएम है। और जो उसके अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है वो क्या है? जाइलम है। तो जाइलम हर साल 8 to 10 टाइम ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू फ्लोएम। और फ्लोएम हर साल क्या होता जाता है? हटता जाता है। हटता क्यों है? क्योंकि देखो ये रूम है, इस रूम के अंदर हम भरे जा रहे हैं, अंदर की तरफ बच्चे बहुत सारे भर दिए हमने, यहां तक बच्चे आ गए। अब अगर मान लो मैं 5 बच्चे और घुसाना चाहूं अंदर, तो क्या होगा? मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा और अंदर से वहां से फोर्स आएगा एकदम से। तो आधे 10 बच्चे कहां चले जाएंगे? बाहर। अंदर आने की वजह 10 कहां निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। वही इसके साथ होता है। जो जाइलम होता है वो अंदर की तरफ बहुत सारा बनता जाएगा, बनता जाएगा। और जब वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा तो बाहर क्या लगाएगा? एकदम से फोर्स लगाएगा। अब एकदम से फोर्स लगाएगा तो क्या टूटेंगी? उस स्टेम की दीवार, और स्टेम की दीवार पे क्या बना है? फ्लोएम। तो एकदम से ब्रेक हो जाता है। कभी आप प्लांट के अंदर देखना, स्टेम के अंदर बहुत बड़े बड़े होल बन जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं स्टेम में। तो स्टेम में क्रैक्स क्यों आते हैं? अंदर की तरफ जब जाइलम बन रहा है तो बहुत ज्यादा जब जाइलम बन जाता है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, और बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा तो बाहर जितना भी लेयर था उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जब ब्रेक डाउन हो गया तो फ्लोएम क्या करेगा? दोबारा से बनाए, क्योंकि प्लांट को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ना, डैमेज हो सकता है वो बाहर से। इस वजह से फ्लोएम दोबारा बनता है। जाइलम का तो वही काम, जैसे स्प्रिंग सीजन आया फिर वो दोबारा से बनेगा, फिर वो टूटेगा, फिर फ्लोएम दोबारा बनेगा। तो ये कंटिन्यूसली क्या चलता है? ईयर बाय ईयर उसकी ग्रोथ होती रहती है। इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। और ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल प्लांट, जो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, वो इसी वजह से ग्रो कर पाते हैं। ये हो गया। तो यहां पे हम लिख देंगे 8 to 10 टाइम form 8 to 10 times more than phloem। ये 8 to 10 टाइम याद रखना, ये कई एक दो बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अब देखो, जाइलम के अंदर भी जो सबसे पहले बनेगा, प्राइमरी जाइलम में भी सबसे पहले, उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। पहली बार जाइलम बना उसका नाम क्या है? प्राइमरी जाइलम। अब उस प्राइमरी जाइलम में भी जो जाइलम बनना स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम। और जो उसके बाद बनेगा उसको क्या बोलेंगे? मेटाजाइलम। ऐसे ही जो फ्लोएम में सबसे पहले बनेगा उसका क्या नाम होगा? प्रोटोफ्लोएम। और जो बाद में बनेगा वो क्या हो जाएगा? मेटाफ्लोएम। ठीक है। तो जो सबसे पहले बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम। जो इसके बाद बनेगा उसको क्या बोलेंगे? मेटाजाइलम। ठीक है। अब ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सबसे पहले जाइलम बनेगा तो वो पहली बार में ही ट्रैक्टिड्स और वेसल नहीं बना देगा। पहली बार में ही ट्रैक्टिड्स और वेसल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहां पे बनती है नैरो वेसल। कैसी बनती है? नैरो वेसल्स। और यहां पे क्या आके हो जाएंगी? वो ब्रॉड वेसल्स। इस वजह से मेटाजाइलम बनाना पड़ता है। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो सबसे पहले बनेगा, ऐसे भी लिख लो ना, फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम। कहां लिखूं मैं? इनको नीचे कर देता हूं। फर्स्ट टाइम फॉर्म। और ये क्या हो जाएगा? लेटर फॉर्मेशन। ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोफ्लोयम। और जो सेकंड टाइम बनेगा उसको क्या बोलेंगे? मेटाफ्लोयम। जो हमारे पास प्रोटोफ्लोयम है इसके अंदर क्या होंगी? नैरो सीव ट्यूब। और इसके अंदर क्या होगी? ब्रॉड। नैरो और ब्रॉड का मतलब समझे? ल्यूमेन की कैविटी पहले कम होगी और फिर ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि प्लांट ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करेगा तो उसको ज्यादा वाटर और ज्यादा फूड सप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रॉड करना पड़ेगा उसको। हम्म।
अभी वेस्कुलराइजेशन खत्म कहाँ हुआ, मेन चीज तो भी स्टार्ट होगी। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जाइलम, क्योंकि फ्लोएम तो बाहर बनता है तो उसका कुछ करना नहीं है हमें, बाहर बनेगा, बाहर की बाहर वो डिग्रेड हो जाएगा तो उसका कुछ खास मतलब है नहीं। काम है हमारा प्राइमरी जाइलम का। तो डेवलपमेंट ऑफ, ये डेवलपमेंट होता कैसे है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट होता कैसे है। इसके अंदर एक मेथड होता है, सिर्फ कबीर बताएगा, सेंट्रीपिटल मेथड, और इसको हम बोलते हैं एंडार्च। बता। सेंट्री, तो यहां पे जो प्रोटोजाइलम है ये कहां बनेगा, टुवर्ड पेरीफेरी, और जो हमारे पास मेटाजाइलम है वो कहां बनेगा, ये कहां बन जाएगा, टुवर्ड सेंटर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास रूट, रूट के अंदर ऐसा ही होता है, जितनी भी रूट होंगी डाइकोट मोनोकोट सबके अंदर ऐसा ही होता है कि जो प्रोटोजाइलम है वो पहले बाहर की तरफ बनना स्टार्ट होगा, फिर वो सेंटर की तरफ जाता है। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल को हम बोलते हैं एंडार्च। तो एंडार्च में क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोजाइलम बनेगा, वो कहां बनेगा, सेंटर में, प्रोटोजाइलम कहां बनेगा, टुवर्ड सेंटर, और जो मेटाजाइलम है वो कहां बनेगा, टुवर्ड पेरीफेरी, और इसका एग्जाम्पल है रूट, स्टेम, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टेम। उसके बाद में तीसरा आता है मीजार्क, तीसरा आता है मीजार्क। मीजार का एग्जाम्पल लिखो, फिर इसका डायग्राम से समझ में आएगा आपको। ये होता है अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, आवाज नहीं बस, इसकी वो कैसे बढ़ाएं, मैं सोचा कौन मिटाएगा दोबारा से। ये हो गया हमारे पास, अरे आवाज नहीं, ये हो गया पेरीफेरी, और ये हो गया सेंटर, है ना। आप ये मान लो ये वाला पेरीफेरी पार्ट है, ये वाला सेंट्रल पार्ट है। तो अगर आपके पास पहले प्रोटोजाइलम यहां पे बन रहा है और मेटाजाइलम यहां पे बन रहा है, डायग्राम में कॉन्सेप्ट भी है डायग्राम भी है, तो इस तरफ जा रहा है ये, हाँ आ जाएगा। अगर प्रोटोजाइलम नीचे बन रहा है फिर कहां जा रहा है, मेटाजाइलम की तरफ, तो ये कौन सा है, एंडार्च, कौन सा टाइप है ये, एंडार्च, और एंडार्च किसके अंदर होता है, स्टेम में। दूसरा, अगर आपके पास जो प्रोटोजाइलम है वो यहां पे बन रहा है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ बन रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, तो आपके पास क्या होगा, एक्सार्च, और ये किस में होता है, रूट में। और अगर आपके पास ऐसा हो बीच में बन रहा है प्रोटोजाइलम, यहां भी बन रहा है मेटाजाइलम, यहां भी बन रहा है मेटाजाइलम, मतलब डायरेक्शन दोनों तरफ होगी, तो आप क्या बोलोगे उसको, मीजार्क। और ये किसके अंदर होता है, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट स्टेम में, और वो भी कौन सा, अंडरग्राउंड। ठीक है, बनाओ। तो यहां पे बनती है वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, टॉपिक डालते हैं ना अच्छे से, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ये तो होगा प्राइमरी ग्रोथ का। अब ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ,
तो यहां पे बनती है वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर होता है रीडिफरेंशिएशन, और इसके अंदर रीडिफरेंशिएशन उससे होने से क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, और क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम। और ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और ये भी कैसा होगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। इधर ध्यान दो फटाक से, कंपोनेंट ऑफ जाइलम, फिर तो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। पहला लिखोगे ट्रैकेट्स, ध्यान दो इधर, ट्रैकेट्स, ट्रैकेट सबसे पहले डेवलपमेंट हुई थी कहां, टेरिडोफाइट में। तो इसका मतलब जब सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम आया था तब से ट्रैकेट्स चल रही हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रीमिटिव सैप कंडक्टिंग एलिमेंट। तो ये क्या होता है, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव सैप कंडक्टिंग एलिमेंट। ठीक है, ये पुराने टाइम का सैप कंडक्टिंग एलिमेंट है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये होता है डेड स्मॉल इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा, इसके पास होती है हाईली थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। ये कैसा होता है, हाईली थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इसके पास। अगर हम इसके एक स्ट्रक्चर बनाएं, तो कुछ इस तरीके की होती है। इसके जो एंड हैं वो होते हैं अनपरफोरेटेड एंड वॉल, अनपरफोरेटेड एंड वॉल। अनपरफोरेशन का मतलब क्या होता है कि एंड वॉल पे एक ही पोर होगा जिससे दूसरा अटैच होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक से ज्यादा पोर हैं जिनसे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि प्रेशर बनाना है, और प्रेशर बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सिंगल पोर होना चाहिए। तो अनपरफोरेशन होता है। परफोरेशन का मतलब एक से ज्यादा पोर का डेवलपमेंट। दूसरा, यहां पे ये क्या होती है, लिग्निफाइड, हाँ, लिग्निफाइड सेल वॉल। अगर एक से ज्यादा पोर है टॉप पे तो उसको क्या बोलेंगे, परफोरेशन। अगर एक ही पोर है तो उसको क्या बोलेंगे, अनपरफोरेशन। एक ही है, क्योंकि एक ही पोर होगा तो प्रेशर बनेगा, एक से ज्यादा पोर होंगे तो फ्लो ज्यादा होगा, प्रेशर नहीं बन पाएगा। दूसरा, इसकी जो कैविटी होती है वो ल्यूमेन की नैरो होती है, नैरो ल्यूमेन कैविटी। ल्यूमेन की कैविटी कैसी होती है, नैरो। जो जिम्नोस्पर्म की ट्रैकेट्स होती है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर में बॉर्डरेट पिट होते हैं, सिंपल पिट नहीं होते हैं। तो मैक्सिमम बॉर्डरेट पिट्स मैक्सिमम बॉर्डरेट पिट्स प्रेजेंट इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म की ट्रैकेट्स है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर में बॉर्डरेट पिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है
अब कल तू जिसने बताया था पिट्स, अनलिग्निफाइड एरिया, अनलिग्निफाइड वॉल, इस तरीके के, इस तरीके के। और सिंपल पिट होते हैं नॉर्मल वाले, तो इसके अंदर कौन सा होते हैं, बॉर्डरेड पिट, फ्लो प्रेशर डेवलप करने के लिए। क्योंकि देखो अगर ऐसा रहेगा तो सीधा निकल जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर दोबारा टकराएगा, फिर जाएगा, तो क्या बनेगा वहां पे, फोर्स का डेवलपमेंट होता है, फोर्स क्रिएट करने के लिए। दूसरा है सेकंड आ जाएगा हमारे पास वेसल्स। वेसल्स क्या होंगी, एडवांस सेप कंडक्टिंग एलिमेंट, ये प्रिमिटिव है, तो ये हो जाएंगी एडवांस सेप कंडक्टिंग एलिमेंट। ठीक है, एडवांस है तो किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, बताओ, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म। ठीक है, सब में क्या होंगी, एंजियोस्पर्म में होंगी, बाकी कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे जिंको बाइलोबा निटेल्स ऑर्डर उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में है ये कैसी होती हैं, ये भी डेड होती हैं। ठीक है, ये लॉन्ग होती हैं एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी वेसल्स। मतलब ये क्या होती है, जैसे ट्रैकिड्स तो अकेली होती है, इसमें बहुत सारी वेसल्स इकट्ठा होके फिर बनाती हैं वेसल कंपोनेंट। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये इस तरीके की होती है कुछ, एक से ज्यादा वेसल्स, और इसके अंदर एक से ज्यादा पोर होते हैं, जैसे इसके अंदर तो एक ही था, इसके अंदर क्या होंगे, एक से ज्यादा पोर्स का डेवलपमेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, परफोरेटेड एंड वॉल, परफोरेटेड एंड वॉल। अब समझ में आया, परफोरेशन, इन परफोरेशन, अनपरफोरेशन का मतलब एक ही पोर है, और यहां पे एक से ज्यादा तो क्या बोलेंगे, परफोरेटेड एंड वॉल। इसके अंदर ल्यूमेन की कैविटी कैसी हो जाएगी, ब्रॉड, ब्रॉड ल्यूमेन कैविटी, और लिग्निफाइड सेल वॉल तो रहेगी, लिग्निफाइड सेल वॉल। ठीक है, ये हो गया वेसल्स। उसके बाद में थर्ड आता है फ्लोएम फाइबर। अच्छा, जाइलम फाइबर आएगा ना, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर कैसे होते हैं, कौन बताएगा,
अच्छा सना बताइए, ये इसका नाम सना ही है ना? हाँ हाँ, तो ही फिर वो, अच्छा अच्छा, कहाँ है? अच्छा ये इधर है, ठीक है। ये बताएगी सेप्टेट और एसेप्टेट का क्या मतलब होता है? सेप्टेट और एसेप्टेट, बिना किसी दूसरे की आवाज आए। तेरे को आता है, तू बता। ये बताएगी। हाँ बता, फिर से क्यों बता रही है? कौन सी लाइन? बॉर्डर लाइन? छोटी ऐसे बताएगी। नीट में क्वेश्चन आया सेप्टेट एसेप्टेट क्या होता है, तो जिसमें ऐसे लाइन होती है वो सेप्टेट, और ऐसे लाइन नहीं होती वो एसेप्टेट। ये बता क्या है ये? फिर ऐसे तो मैंने भी नहीं बताया था। पढ़ा था ना सेप्टेट और एसेप्टेट, कहीं तो पढ़ा था। बता। न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होता है। और जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है वो क्या हो गया? एसेप्ट। जिसमें न्यूक्लियस डिफरेंट होते हैं वो सेप्टेट, और जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है वो एसेप्टेट। तो इसके जो फाइबर हो कैसे होते हैं? सेप्टेट और एसेप्टेट। हाँ, नीचे से बनी है ना, देखो ये रही। ये दूसरे पे जाके ऐसे दोनों होंगी ना एंड वॉल, तो एक की होगी ना, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दोनों का एंड वॉल बोलेंगे। उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है? ओब्लिटरेटेड। अबे दोनों होंगी ना। क्या? कहां बंद है? ये बंद थोड़ी है, ये इस तरीके से खुली हुई है। हाँ, और ये ऐसे कैसे दूसरे के ऊपर ऐसे टिक जाएगी? खुली तो है, ये पोर दिख रहे हैं ना। अबे ये पोर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? नीचे से ओपन है और ये दूसरे के ऊपर ऐसे टिकेगी। ये वही है, वैसा ही बनाया था मैंने। ये कैसा होगा? ये डेड होगा, लॉन्ग होगा, इलोंगेटेड होगा, विद हाईली थिग्निफाइड लैंड, हाईली थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। ठीक है, ये हो गया जाइलम फाइबर हमारे पास। उसके बाद में आ जाता है जाइलम पेरेनकाइमा। पहली बात तो ये कि जाइलम फाइबर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सेकेंडरी जाइलम। ये सेकेंडरी जाइलम में होता है। और अपसेंट इन एसेप्टेट, मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट के अंदर ये अपसेंट होता है। फोर्थ आ जाता है हमारे पास जाइलम पेरेनकाइमा। तो जो जाइलम पेरेनकाइमा है ये होती है थिन लिविंग सेल्यूलोसिक सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है जाइलम रेज का। जाइलम रेज, जाइलम रेज का मतलब हो गया रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करवाती है। ठीक है, दूसरा है रेडियल कंडक्शन हो गया वाटर का। एक ये स्टोरेज का काम भी करती हैं। और अगर हम देखें फंक्शन, तो फंक्शन में ये क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड एंड टेनिन। किसको स्टोर करती हैं ये? टेनिन को स्टोर करती हैं। ठीक है, और ये किस में एब्सेंट होती हैं? एक मिनट,
absent in gymnosperm wood. और absent in monocot stem इसमें आएगा। लिख लो जल्दी, ये हो गया जाइलम कंपोनेंट। बिना आवाज किए इधर ध्यान दोगे। ये मान लो हो गई हमारे पास कंपेनियन सेल। ये कौन सी सेल है? कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल, आवाज नहीं रहे। ये हमारे, खड़ी हो जाओ दोनों बाहर। ये हमारे पास क्या है? कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हो, इस स्पेस को हम बोलते हैं सीव ट्यूब। इसको क्या बोलेंगे हम? ये सीव ट्यूब्स हैं। क्या कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट? बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारे पास कंपेनियन सेल, और इसके साथ में हम बना देते हैं कुछ फाइबर्स। ये मान लो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही दिल पे ले गया, इससे बनाना पड़ेगा। हम्म। अब तो ये कल ही प्रूफ रीड होगा। अब मेरी 7 बजे तक क्लास है, कंटिन्यू। ठीक है। हाँ। बढ़िया पेपर, एकदम बढ़िया पेपर है। जब मेरे पास आया तो मैंने ही निकाला होगा ना। फिजिक्स का कौन सा टफ हो गया? तो क्या हो गया? लिविंग वर्ड तो छोटा सा है ना, 3 पेज का, नालायको। तुम्हारे नखरे नहीं खत्म होते। अबे बॉटनी का 3 पेज का है ना। वो 180 तुम्हारे पेज है। नालायक, लिखना तो आता नहीं है, भर देते हो पेज। पढ़ने पे ध्यान दो। मतलब तुम्हारे बॉटनी में भी नंबर नहीं आएंगे इस बार। ये देखो, ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट दिखा रखा है। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान दो एक बार, एक एक चीज एक बार समझ लो, उसके बाद डायग्राम बना लेना। जो फ्लोएम होता है उसके अंदर सारी चीजें एसोसिएट होती है एक दूसरे के साथ। सारी चीजें क्या होंगी? एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कईयों में न्यूक्लियस होता है और कईयों में न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा, ये सारे लिविंग कंपोनेंट है, इस वजह से सारे एसोसिएट हैं। तो यहां पे कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से। ये वाटर फूड का ट्रांसपोर्ट है। हाँ। वाइट पेपर था और काली इंक थी। तो पेपर तो वही आ रहा था ना बीबी। कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। ऐसा ना कभी हुआ है
और ना कभी होगा। चलो इधर ध्यान दो, तुम्हें सारा पढ़ना है। ये हो गई हमारे पास हाँ, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें एक भी क्वेश्चन पता नहीं लगने दूंगा मैं। क्या? नहीं, मैंने बनाया है ना, इस बार 2 पेपर बनाए हैं मैंने, इवनिंग का अलग, मॉर्निंग का अलग। टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या हो गया? भाग जाओ यहाँ से। नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है। ध्यान दो इधर, एक बार समझो इधर इस डायग्राम को। देखो इधर, ये हमारे पास जो ग्रीन कलर की है, इनको हम क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल्स। कौन सी होती है ये? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्लोजली एसोसिएट होती है किसके साथ? सीव ट्यूब सेल के साथ। अब सीव ट्यूब सेल में देखो ऊपर बहुत सारे पोर हैं, तो ये परफोरेटेड है कि इनपरफोरेटेड है? परफोरेटेड है, एक से ज्यादा पोर है, तो परफोरेटेड एंड वॉल है। अब इसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, इस तरीके से बहुत सारे सीव ट्यूब अटैच होंगे और ये ट्रांसपोर्ट करवा रहे होंगे। ठीक है, ये जो रेड कलर में स्ट्रक्चर है, ये क्या है? फाइबर, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, प्रोटेक्ट करवा रहे हैं। और ये जो रेडियल कंडक्शन करवाने के लिए क्या है हमारे पास? फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब जो सीव ट्यूब है और जो ये कंपेनियन सेल है, दोनों कनेक्ट होती हैं। कनेक्ट होने के लिए इनके बीच में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं उसको? पिट्स, या हम इसको बोलते हैं पिटफील्ड। पिट्स या पिटफील्ड हम इसको बोलते हैं। इसमें कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सीव ट्यूब सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मैच्योर सीव ट्यूब सेल और मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बट वो लिविंग होती हैं। तो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से कौन कंट्रोल होता है? सीव ट्यूब सेल कंट्रोल होती है। इस वजह से दोनों को कनेक्ट होना पड़ेगा। डायग्राम बनाओ, मैं लिख देता हूं क्योंकि ज्यादा चीजें हैं नहीं इसमें। सबसे पहला आता है सीव ट्यूब। क्या चाहिए? क्या होता है? नहीं है, कंट्रोल हो रहे हैं ना, मतलब उसके पास खुद का न्यूक्लियस है ही नहीं, वो तो दूसरे के न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रहा है। और कंपेनियन सेल का तो लाइफ स्पैन होता ही नहीं है। आरबीसी का इसलिए होता है कि वो खुद के न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रही है। जब उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस का बनाया हुआ प्रोटीन है। जिस दिन प्रोटीन खत्म हो जाएगा, उस सेल की डेथ हो जाएगी। होता है ना इनमैच्योर में, मैच्योर में नहीं होता है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस यहां पे होता, तो न्यूक्लियस के साथ साथ और सेल ऑर्गेनिल भी आते, और सेल ऑर्गेनिल आते तो हमें तो फूड ट्रांसपोर्ट करना है, साइटोप्लाज्म तो वैसे ही भर जाता। तो हमें तो क्या करवाना है? फूड ट्रांस। तो हमें खाली एरिया चाहिए। तो खाली एरिया रखने के लिए सारी चीजें, और खाली एरिया रखने सबसे बेस्ट है न्यूक्लियस को हटा दो, सारी चीजें अपने आप हट जाएंगे। सीव ट्यूब सेल्स ये क्या होती हैं? लॉन्ग, हाँ, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है? लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है और सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और मेड अप ऑफ मैनी sieve tube cells joined together by end wall। हम्म, पेरेन्काइमा साइड में होती है ना, बीच में थोड़ी ना होती है। साइड में ट्रांसपोर्ट करवाएगी ना रेडियल, तो बीच में तो ये खुद ही है। हाँ, इसके इधर होगी, सामने की तरफ, सामने की तरफ और पीछे की तरफ। ठीक है, तो लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होगी, और बहुत सारी ट्यूब मिलके बनाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा पोर है, मतलब एक से ज्यादा ट्यूब है वहां पे, सेल बना रहे। मेड अप ऑफ मैनी सीव ट्यूब सेल्स, और ये कैसी होती है? एक ज्वाइन होती है, जैसे ये हो गया, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरी, इस तरीके से एंड वॉल से ज्वाइंट होती है सारी।
दूसरा एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या हो गया, सीव पोर होंगे। एंड वॉल आर परफोरेटेड इन प्रेजेंट इन sieve like manner, sieve like manner and form sieve tube, sieve plate। क्या बनाते हैं ये, प्लेट। क्योंकि जब आप इसको ऊपर से देखोगे ना, आपको एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, सारे एक लाइन में होते हैं। जबकि जाइलम में हमने क्या पढ़ा था, एक इधर है, एक इधर है, इधर उधर होते हैं वो चारों तरफ। बट इसके अंदर एक लाइन में होते हैं। तो लाइन जो बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सीव लाइक मैनर। और वो क्या बनाएंगी, सीव प्लेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। दूसरा, क्लोजली एसोसिएटेड विद, क्लोजली एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। फंक्शन कंट्रोल होगा, functions of sieve tube controlled by nucleus of companion cell। ठीक है। at the time of maturity, at the time of maturity, sieve cells have peripheral cytoplasm, peripheral cytoplasm and enucleated। कैसी हो जाती है ये, सारा साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में। पेरीफेरी का मतलब समझते हो, सेल हो गया जो कॉर्नर वाले एरिया, उसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरी। तो सारा साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में चला जाता है और इन्यूक्लिएटेड, जिससे पूरी सेल क्या हो जाएगी, एकदम खाली हो जाएगी। और जब पूरी सेल खाली हो जाएगी तो इजीली हम क्या कर पाएंगे, उसमें ट्रांसपोर्ट करवा पाएंगे। डिपोजिशन ऑफ कैलोस एट द टाइम ऑफ ऑटम सीजन, प्रोटेक्ट फ्रॉम, बता रहा हूं अभी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नहीं मैंने बोला ही नहीं है सर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ड्राइनेस। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल क्या होती हैं, थिन लिविंग स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल, पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये क्या होती हैं, लिविंग, थिन होती हैं, लिविंग होती हैं और स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल। ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स के साथ एसोसिएट होती हैं। सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल both are connected by pit fields। पिट फिल्ड्स क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट ऑन कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। देखो डायग्राम को देखो एक बार, क्या सीव ट्यूब सेल की कोई अलग से लेयर है, नहीं है। कंपेनियन सेल की लेयर है ये वाली। तो यही लेयर किसकी हो गई, सीव ट्यूब सेल। तो जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल होती है उसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट फिल्ड्स पर, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट रहती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ सीव ट्यूब सेल।
हमने अभी लिखा कि ये क्या करती है, सीयू ट्यूब सेल के फंक्शन को कंट्रोल करती है। कौन सा फंक्शन कंट्रोल करती है? उसके प्रेशर को मेंटेन करती है। जब उसके अंदर बहुत ज्यादा फूड आएगा तो सोल्यूट आएगा, सोल्यूट आएगा तो वाटर आएगा। अब वहां पे क्या डेवलप होगा? प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर की वजह से लिविंग सेल वहां पे ब्लास्ट ना हो जाए, उससे क्या करेगा? उसको प्रिवेंट करेगा, तो उसके प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद में है एंजाइम्स की हेल्प से। जैसे ही वहां पे बहुत ज्यादा सोल्यूट आया, जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर क्या आ गया? बहुत ज्यादा सोल्यूट आ गया। अब ये क्या करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। अब वाटर का एब्जॉर्ब करेगा, सेल क्या होगी? एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो क्या होगा? वॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा, क्योंकि जब भी सेल एक्सपेंड होती है तो कहां प्रेशर आएगा? वॉल के ऊपर। जैसे मान लो ये रूम है, इसमें जब बहुत ज्यादा लोग भर जाएंगे तो कहां प्रेशर आएगा? वॉल्स पे प्रेशर आएगा। तो जब वॉल पे प्रेशर लगेगा तो ये क्या करता है? इसका न्यूक्लियस ऐसे एंजाइम क्रिएट करेंगे जिससे ऊपर वाला जो प्रेशर हो कहां रिलीज हो जाए? नीचे वाली सेल में। ऐसे कैसे सोल्यूट कहां ट्रांसपोर्ट हो जाए? नीचे की तरफ। जैसे सोल्यूट ट्रांसपोर्ट होगा, वॉल के ऊपर से प्रेशर क्या हो जाएगा? रिलीज कर जाएगा। या ऐसे मान लो कि जैसे दो दरवाजे हैं, वो बंद था पहले से, यहां से बहुत सारे बच्चे आ गए, प्रेशर लग रहा है वॉल के ऊपर, हमने क्या किया? किसी ने, कोई आया और उसने वो दरवाजा खोल दिया, तो वहां से क्या हो गया? सारा प्रेशर रिलीज हो गया। तो वो ये काम करती है कंपेनियन सेल। नेक्स्ट पॉइंट है इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म albuminous cell, albuminous cells present जो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनके अंदर क्या होती है? एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और वो एल्ब्यूमिनस सेल किसके इक्वल होती हैं? कंपेनियन सेल्स के। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये शायद हमने पढ़ा भी था पहले कहीं। हाँ, एल्ब्यूमिनस सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल्स भी एक टाइप की कंपेनियन सेल्स ही होती हैं, बट वहां पे वो एल्ब्यूमिनस सेल है, यहाँ पे कंपेनियन है बस। उसके बाद में थर्ड है, थर्ड क्या लिखते हैं हम? फ्लोयम, फ्लोयम पेरेन्काइमा। कौन सा? इनके अंदर कंपेनियन सेल नहीं होती, उनकी जगह पे दूसरी होती है जिनका नाम है एल्ब्यूमिनस। सेम यही काम करती हैं, बट एक्चुअल की कंपेनियन सेल नहीं है, उसके जैसी होती हैं, क्योंकि डेवलप्ड फॉर्म है। जो कंपेनियन सेल है वो एडवांस सेल है, और एडवांस सेल प्रिमिटिव प्लांट्स में डेवलप नहीं होती हैं। ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा ये कैसी होती है? ये होती है लिविंग थिन पेरेन्काइमेटस सेल। ठीक है। सेल वॉल होती है सेल्यूलोसिक, सेल्यूलोसिक एंड टेपरिंग एंड होते हैं इसके। इसके एंड कैसे होते हैं? टेपरिंग। जैसे ये वाले एंड से बनाए थे ना हमने अंदर इस तरीके से, वो कैसे एंड है? टेपरिंग एंड हम उनको बोलते हैं, टेपरिंग एंड होते हैं। ये अपसेंट होती हैं, अपसेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर ये नहीं होंगी, क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये बनाती हैं फ्लोएम रेज। फ्लोएम रेज क्या होती हैं? रेडियल कंडक्शन ऑफ, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। जैसे वहां पे जाइलम रेस काम करती हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, वैसे यहां पे फ्लोएम रेस काम करती हैं। उसके बाद में एक आ जाता है यहां पे स्टोरेज। तो ये स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल एंड उसके साथ में म्यूसिलेज, रेजिन एंड गम को स्टोर करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं? ये होते हैं डेड, लॉन्ग, इलोंगेटेड, हाईली थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। सारे करेक्टर आ जाएंगे स्क्लेरेनकाइमा का। हाईली थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, और क्या आ जाएगा?
नैरो ल्यूमेन कैविटी, नैरो ल्यूमेन कैविटी एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। क्या हो गया? क्योंकि मोनोकोट का स्टेम वुडी नहीं होता है ना, फाइबर का ना, बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर क्या होता है? हाँ तो इसका लिख रहे हैं ना डिस्क्रिप्शन, मतलब बास्ट फाइबर क्यों बोलते हैं, क्या है ये, उसी में लिखना है, छोटा सा टॉपिक डाल के फ्लोएम फाइबर में, उसी का दूसरा नाम है बास्ट फाइबर। अब हमने ये तो पढ़ लिया फ्लोएम फाइबर क्या होता है, अब बास्ट फाइबर क्यों बोलते हैं वो भी तो पढ़ेंगे ना। ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइबर। जैसे एग्जांपल है इसका सनहिम, जूट एंड फ्लैक्स। तो जो बास्ट फाइबर है वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीन प्लांट है, सनहिप, जूट और फ्लैक्स, इनसे हम क्या बनाते हैं, फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि रस्सी वगैरह हम इनसे बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर। इसके बाद में टॉपिक आता है हमारे पास नेक्स्ट, टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टिश्यू सिस्टम। जो टिश्यू सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, देखो कौन कौन सा। मान लो एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर एक तो आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है, एक सेंट्रल स्ट्रक्चर और सेंटर और आउटर के बीच का पार्ट। तीन टाइप की चीजें होती हैं प्लांट में, एक तो उसका आउटर स्ट्रक्चर, आउटर में क्या क्या प्रेजेंट है, एक उसके सेंटर में क्या क्या प्रेजेंट है, और सेंटर और आउटर के बीच में क्या प्रेजेंट है। तो जो सबसे पहला आता है इसके अंदर, उसका नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या नाम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईटीएस। दूसरा आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसको हम बोलते हैं जीटीएस। और एक हो गया हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वीटीएस। तो तीन टाइप के हमारे पास टिश्यू सिस्टम होते हैं, एक हो गया एपिडर्मस यानी कि बाहर का, एक हो गया ग्राउंड यानी कि बीच का, ग्राउंड और सेंटर के बीच का, और एक हो गया वेस्कुलर जो उसको बोलते हैं हम सेंट्रल वेस्ट सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बीटीएस कहां रहना लायक हो। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, जितनी भी बाहर की कवरिंग होती है प्लांट की, वो सारा किस में आता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है। वुल कवरिंग ऑफ, वुल कवरिंग ऑफ, हाँ बिल्कुल, वुल कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। एक प्लांट बॉडी की जो वुल कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, मतलब जो भी कवरिंग होगी। अब कवरिंग कहां से होगी, अंदर से कि बाहर से, बाहर से कवरिंग होती है। तो जितनी भी कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मल टिश्यू। इसके अंदर क्या क्या आता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड इट्स अपैरेटस। अब पढ़ लेते हैं एक एक। सबसे पहला आता है एपिडर्मिस, सबसे पहली क्या आती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, ध्यान से पढ़ लेना। अब जो हम पढ़ रहे हैं, यहां से स्टार्ट होता है आपका बोर्ड, यहां से स्टार्ट होता है बोर्ड, मतलब नीट में भी आएगा, बट यहां से आपको बोर्ड में पढ़ना है, इससे पहले का बोर्ड में नहीं है, ठीक है, आसान भाषा में। तो एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। देखो दो वर्ड हैं, वूल कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आउटर कवरिंग ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस।
कि प्लांट बॉडी की जो आउटर कवरिंग होगी, और कौन सी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। हमें अब जो पढ़ेंगे ना वो रिवाइज करना है आगे जाके, जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में किया, शुरू में हमने पढ़ा, फैमिली में रिवाइज किया कि किसमें क्या क्या होता है, अब हम सारा पढ़ेंगे। उसके बाद हम जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, रूट की, स्टेम की, लीफ, उसमें हम ये पढ़ेंगे एपिडर्मिस किसकी बनी है वहां पे, उसके बाद की लेयर किसकी बनी, उसकी बाद की लेयर किसकी बनी, वो सारा पढ़ना है। तो यहां से हम पढ़ते चलेंगे, आगे हम जाके कंक्लूड कर देंगे उसको। ये कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल यूनिसेल्यूलर और कंटिन्यूअस एंड पेरेनकाइमेटस लेयर। तो एपिडर्मिस कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, यूनिसेल्युलर होती है, कंटिन्यूअस होती है और पेरेनकाइमेटस होती है। सिंगल का मतलब एक ही लेयर होती है एपिडर्मिस की, एक से ज्यादा लेयर नहीं होती है। यूनिसेलुलर सिंगल सेल होती है, उससे ज्यादा सेल नहीं होती है। कंटिन्यूअस बीच में कहीं भी पैचेज नहीं मिलेंगे, कंटिन्यूअस लेयर होगी, कंप्लीट सराउंडिंग में होगी वो। और पेरेनकाइमा की बनती है, यानी पेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनती है। दूसरा, क्यूटिकल, क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। हम्म, क्या, हम्म, एपिडर्मिस की लेयर पे क्या प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल क्या होता है, एक वैक्सी मटेरियल होता है, जो क्या करेगा, इसके ट्रांसपिरेशन को, या जो एरियल पार्ट है उनसे वाटर लॉस हो रहा है, उससे उसको प्रिवेंट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यूटिकल, क्यूटिकल प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं उनके अंदर वाटर लॉस को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। अब देखो, ये वाटर को बाहर नहीं जाने देगा, अगर इसके ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल होगा। अगर मान लो यही क्यूटिकल किसके अंदर आ जाए, रूट के अंदर, तो वो पानी को अंदर भी नहीं आने देगा। इसका मतलब वो अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर नहीं होता है। तो क्यूटिकल अपसेंट इन रूट्स एंड क्या, क्या होता है, सुबेरिन। हाँ पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, शांति रखो। तो रूट और अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर क्या होती है, ये अपसेंट होती है। नेक्स्ट है मैच्योर एपिडर्मल सेल, मैच्योर एपिडर्मल सेल हैव हाई वैक्यूलेशन। वैक्यूलेशन का मतलब होता है वैक्यूल फॉर्मेशन करती है। तो ये पॉइंट्स आपको एपिडर्मिस में याद रखने हैं। आउटर कवरिंग होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, सिंगल यूनिसेल और कंटिन्यूअस और पेरेनकाइमा की लेयर होगी, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, अंडरग्राउंड पार्ट और रूट के अंदर अपसेंट होती है। और दूसरा, क्यूटिकल क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है एरियल पार्ट्स के अंदर। और जब ये मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर हाई नंबर में वैक्यूलाइजेशन होगा। वैक्यूलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है जब ये मैच्योर हो जाएगी। लिखो जल्दी से, कलर से लिख रहे थे हम, लिखो। सेकंड होता है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, ये होते हैं ब्रांच और अनब्रांच दोनों टाइप के होते हैं। मतलब अनब्रांच टाइप में भी होते हैं और इनके ब्रांचेस निकली हुई भी हो सकती है। तो कैसे होंगे ये, ब्रांच एंड अनब्रांच। ठीक है, ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं। दूसरा है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये ग्लैंडुलर होते हैं। ग्लैंडुलर का मतलब क्या हो गया, हाँ एपिडर्मिस, उसके बाद में ड्राइकोम्स। ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रेशन का काम करती हैं। बहुत बढ़िया। ये कैसे होते हैं, सिंपल हेयर लाइक हो सकते हैं, सिंपल हेयर लाइक
और पॉइंट रिजिडेड, पॉइंट रिजिड। सिंपल हेयर के जैसे हो सकते हैं या पॉइंटेड भी हो सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर आप देखो स्टेम के ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर निकली हुई होती हैं और वो बहुत पॉइंटेड और छोटे छोटे होते हैं एकदम जरा जरा से, वो क्या है, ट्राइकॉम्स होते हैं। ये क्या करता है, प्रिवेंट प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उससे उसको प्रिवेंट करवाएगा। प्रेजेंट इन, हाँ, मोस्ट ऑफ डाइकॉट में होता है। डाइकोट के अंदर जनरली प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में भी होता है, बट इन जनरल अगर हम देखें तो डाइकोट में होता ही होता है। पॉइंट रिजिडेड या रिजिड ही लिख लो अकेला, पॉइंटेड। क्या हो गया, सही तो है, पी ओ है ना ये, पी ओ आई एन टी। अच्छा, पी ओ आई एन टी, चलो लिख देते हैं ना, ठीक है। उसके बाद में थर्ड है हमारे पास रूट हेयर्स। थर्ड क्या है, रूट हेयर। रूट हेयर हमने पढ़ रखा है, तो मैं लिख दूं पढ़ रखा है। ये ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, ऑलवेज यूनिसेलुलर। और कैसे होते हैं ये, सिंपल हेयर लाइक होते हैं, सिंपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट, सबके अंदर होंगे। कौन, क्योंकि ये शॉर्ट लिव होते हैं ना, बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये सॉइल से वाटर और मिनरल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। सिर्फ 2 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट नहीं पढ़ेगी, मोनोकोट डाइकोट दोनों में होता है। और एक हमने क्या पढ़ा है यहां पे, कि ये सिंपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, बाकी तो हम दोनों लाइन पढ़ चुके थे। उसके बाद में थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, मेंटेन द प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज एंड, एक क्या काम करता है, एंड ट्रांसपिरेशन, या ठीक है ट्रांसपिरेशन। तो ये क्या क्या करता है, मेंटेन करता है प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, दोनों काम यही करवाता है। दूसरा है हमारे पास, पहली बात तो इसके स्ट्रक्चर ही पढ़नी है, हमें पढ़ना ही क्या है, बना लेते हैं इसके स्ट्रक्चर। बिना आवाज के लिखना था। वाह, पत्ते नहीं है नालायक, वो सैल है।
पत्ते हैं। अच्छा, ग्रीन कलर कोई दूसरा आ सकता है इनके अलावा? ये इनके अलावा है ना ये ठीक है। ध्यान दो इधर क्या क्या है इसके अंदर। ये जो बाहर की सेल आप देख रहे हो ये एपिडर्मिस सेल है। कौन सी सेल है? एपिडर्मल सेल। इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। तो ये होती है हमारे पास एपिडर्मल सेल, जिनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल। दूसरा जो सेंटर में आपको ये बीन सेव स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। बीन सेव्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गार्ड सेल्स इन ग्रासेस। ग्रासेस के अंदर होती है ये डंबल सेफ, डंबल सेफ होती हैं। ठीक है, ये काम क्या करती हैं? ये करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग, उसको मेंटेन करती हैं, रेगुलेट करती हैं। तो पहली बात तो ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है इनके अंदर। और एक क्या होगा? मेंटेन, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एक बार इधर ध्यान दो मेरी तरफ। ये होता है स्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, अब एक बार इधर ध्यान दो। ये वाली जो लेयर है ये कौन सी हो गई? आउटर। ये वाली कौन सी हो गई? इनर। तो आउटर कैसी दिख रही है आपको? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? ये आउटर है, ये कैसी है? थिन है। और ये कैसी है? इनर है। और ये कैसी होती है? थिक। अब देखो ये थिन और थिक क्यों होती है? अगर ये वाली वॉल कैसी हो जाएगी? थिन, तो ज्यादा वाटर लॉस होगा, वाटर इजीली क्या हो सकता है? स्टोमेटा से बाहर निकल सकता है। ये वाली थिक क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाली लेयर से वाटर कहां जाएगा? इसके अंदर की तरफ जाएगा। इस वजह से कैसी होती है? थिन। और इससे बाहर जाता है, इस वजह से थिक होती है, कम से कम वाटर का ट्रांसपिरेशन हो। इसके अंदर इनको कंट्रोल करने के लिए यहां पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ये माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें, जो इसको कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को। ठीक है, मल कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के। तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ। हाँ, ये डम्बल सेफ इस तरीके से हो जाएगा। स्टोमेटल एपरेटस, हाँ इसी का टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है? स्टोमेटल कैविटी प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल्स, है ना। मेनली आपको ये दो ही लिख के देता है, बट आपको तीसरा भी याद रखना है, अगर कभी कभार पूछ लेता है। सब्सिडरी सेल्स भी स्टोमेटा का पार्ट होती हैं। सेकंड है हमारे पास, सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसमें ही तो है सब कुछ। ध्यान दो इधर। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है हमारे पास, ये क्या होता है? ऑल टिश्यूज, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस और एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, कॉल्ड
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसको यहां लेके आते हैं ना, जिससे हम यहां पे कुछ और भी लिख सकते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। सारे टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस को हटा दो और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी कि जाइलम फ्लोएम को हटा दो, बाकी का जो कुछ भी रह गया सेल के अंदर वो सारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहली जो लेयर होती है उसका नाम है एपिडर्मिस, उसके बाद वाली लेयर किसमें आएगी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, और उसका नाम होता है हाइपोडर्मिस। क्या नाम है उसका, हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस होती है, अगर हम बात करें डाइकोट की तो किसकी बनती है, बताया था। मोनोकोट में किसकी बनती है, जल्दी बताओ, जल्दी। डाइकोट में हाइपोडर्मिस किसकी बनती है और मोनोकोट में किसकी बनती है, इसमें कॉलेन काइमा, इसमें स्क्लेरेन काइमा, पढ़ा था। तो इसमें बनती है कॉलेन काइमा की, इसमें बनती है स्क्लेरेन काइमा की, ठीक है। उसके बाद में जो लेयर आती है सेकंड लेयर हाइपोडर्मिस के बाद, उसका नाम होता है जनरल कॉर्टेक्स। क्या नाम है, जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर आती है उसका नाम है एंडोडर्मिस, उसका क्या नाम है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद जो लेयर आती है उसका नाम है पेरीसाइकिल, ये लेयर्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पेरीसाइकिल के बाद जो लेयर आती है उसको बोलते हैं मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज। मेड्यूलरी रेज के बाद जो लाइन आती है उसको बोलते हैं पिथ। और ये सारे कैसे होते हैं, ये सब के सब होते हैं पेरेनकाइमेटस, ये सारे कैसे होते हैं, पेरेनकाइमेटस। याद करो एक पॉइंट, हमने पेरेनकाइमा में लिखा था कि मोस्ट ऑफ टिश्यू किसका पार्ट होते हैं, पेरेनकाइमा का। एपिडर्मिस पेरेनकाइमा की, ये सारे पेरेनकाइमा के, पेरेनकाइमा का कौन नहीं है, हाइपोडर्मिस और जाइलम फ्लोएम का कुछ पार्ट, बाकी सारा क्या होता है, पेरेनकाइमा होता है। तो वहां पे हमने लिखा मेजर कंपोनेंट यही होता है। उसके बाद में लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ, उसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स होती हैं वो, मीजोफिल सेल्स, और वो भी क्या होती हैं, ऑल्सो पेरेनकाइमेटस, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर आपको सिंपल लेयर याद रखनी, सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद मेड्यूलरेज, मेड्यूलरेज के बाद पिथ आ गया, सेंटर तक पहुंच गए हम। अब यहां पे जो ऊपर के ये तीन है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, तीन है ना यहां तक का, इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स रीजन। याद हो तो किसी को, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन, जो हमने पढ़ा था स्टेम के अंदर, इनिशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स। तो ये मेन कॉर्टेक्स रीजन होता है। तीन कौन सी लेयर आएंगी, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, किसके अंदर आती है, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आती हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है हमारे पास वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, पहुंच गए, हाँ, लेयर याद रखनी है बस इसमें। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन आता है, एक तो वो आता है जो कंडक्शन करवाता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वो उसका क्या नाम है, जाइलम। और एक होता है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, और इसका नाम क्या होता है, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम किस में आते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आते हैं। और एपिडर्मिस किस में आती है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। बाकी का जो कुछ भी है सारा क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। बाकी का सारा क्या बच गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जल्दी लिखो, इसका टाइप्स पढ़ने अभी तो, इसके टाइप्स हैं। पॉइंट है, पहला टाइप का होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल, ध्यान दो इधर एक बार इनकी तरफ, रेडियल वेस्कुलर, हाँ उसके टाइप है, रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और दूसरा नाम है इसका एक्सार्च, एक्सार्च टिश्यू सिस्टम, ये भी पढ़ा था नालायक। एक्सार्च टिश्यू सिस्टम, या इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब एक बार इधर ध्यान दो,
सब कॉपी पेन छोड़ के सामने ध्यान दो एक बार। अरे इधर देखो, ये मान लो हमारे पास एक पेरीसाइकिल है, एक किसकी लेयर है, पेरीसाइकिल। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहां होते हैं, पेरीसाइकिल के अंदर, ठीक है, नजाकत बताएगी। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहां होते हैं, ये सोलिहा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां होते हैं, बात कर ले इसके साथ। कहां होते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, पेरीसाइकिल के अंदर। तो पेरीसाइकिल के बाहर क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और उसमें कौन कौन आता है जनरली, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर कौन सी लेयर होती है, पेरीसाइकिल। तो ये वाली लेयर कौन सी है हमारे पास, पेरीसाइकिल। तो ये है हमारे पास पेरीसाइकिल। अब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये मान लो जाइलम है, ये क्या है, जाइलम है। ये मान लो एक और जाइलम है, ये एक और जाइलम। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, जाइलम प्रेजेंट। ये वाला पार्ट क्या है, जाइलम। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। कबीर, ये बता, एग्जार्च टाइप का टिश्यू सिस्टम है ये। तो अगर मैं इस जाइलम को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो मेरे को ये बता, प्रोटोजाइलम कहां होगा और मेटाजाइलम कहां होगा। क्यों नहीं याद है तेरे, देख के क्यों, देख के तो मैं ही बता दूंगा। ये क्या मतलब वो, मैं देख के बताता हूं, मेरी शादी में आया है यहां पे बैठने के लिए, देख के बताता हूं मैं। साइल कहां प्रेजेंट होंगे, प्रोटो कहां होगा, ऊपर, क्योंकि एक्सार्च है। एक्सार्च का मतलब प्रोटोजाइलम कहां बनेगा, पेरीफेरी में, और मेटा कहां बनेगा, सेंटर की तरफ। तो मैं यहां पे लिख दूं, ये हो गया प्रोटो, ये हो गया मेटा, ये हो गया प्रोटो, ये मेटा, ये प्रोटो, ये मेटा, और ये प्रोटो, ये मेटा। समझ में आया अब आपको कि प्रोटोजाइलम कहां बनता है, मेटाजाइलम कहां बनता है। अब इसके बाद में यहां प्रेजेंट होता है, कौन बच गया, फ्लोएम। फ्लोएम यहां पे होता है, फ्लोएम यहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया फ्लोएम। अब ध्यान दो एक बार इधर की तरफ, ये हो गया हमारे पास फ्लोएम। क्या बोल रही है, ये हो गया हमारे पास जाइलम, ये हो गया जाइलम। अब मेरे को ये बताओ, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे हैं या डिफरेंट पे, जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे हैं या डिफरेंट रेडियस पे हैं। रेडियस का मतलब पता है, तो एक पे है कि डिफरेंट पे है, अलग अलग रेडियस पे है। अगर हम इसको क्या मान ले, सेंटर, तो देखो एक रेडियस ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो जाइलम और फ्लोएम कहां है, डिफरेंट रेडियस पे है। ऐसा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम सेपरेटली डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल वेस्कुलर सिस्टम। आई बात समझ में इतनी। और ऐसा वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर होगा, एक्सार्च किसमें होता है, रूट में। तो रूट के अंदर ही ये होता है। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। तो ये सेंटर वाला मैं बना के रखता हूं ना, ये आप पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट करके बनाना, जिससे थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, है ना, कि डिफरेंट रेडियस होती हैं। मैं तो लिखूंगा ना, डेफिनेशन लिख रहा हूं। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट सेपरेटली on different radius called radial vascular bundle, रेडियल वेस्कुलर बंडल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, रूट।
किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये रूट में होता है। आई इतनी बात समझ में? अब दूसरी चीज इधर ध्यान दो। दूसरे टाइप का वेस्कुलर बंडल आ जाता है हमारे पास, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट का मतलब समझ पा रहे हो थोड़ा सा? कुछ कुछ जॉइंट है वहां पे, कुछ चीजें क्या है? जॉइंट। तो जॉइंट कौन होगा? जाइलम और फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडियस पे हैं तो कौन सा हो जाएगा? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल। वीवीटी थ्योरी है ना, एमओटी थ्योरी, उसमें आता है पहले एस में भरते हैं, फिर 2s, फिर p। एमओटी थ्योरी वो होती है ना सिग्मा वाला, पाई सिग्मा। चलो इधर पर क्या हो गया? दूसरा होता है कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ये किस टाइप के होते हैं? एंडार्च। किस टाइप के होंगे ये? एंडार्च टाइप के होते हैं। वो होता है एक्सार्च, ये होता है एंडार्च टाइप के। अच्छा, एंडार्च में कैसे होते हैं? टाइम हो गया, हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 2 क्लास हैं अभी। 55 तक है, फिर तो पढ़ते हैं ना। तो जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। कहां प्रेजेंट होंगे? सेम रेडियस। देखो ध्यान दो इधर। हाँ, कल नहीं दिखा तो? अच्छा, मतलब मेरे जाने के बाद कुछ भी हो सकता है तेरे साथ अब। चलो इधर ध्यान दो। इसके अंदर देखो क्या होता है, इधर ध्यान दो एक बार भाई। अरे इधर ध्यान दो नालायको। रुतबा का तो कुछ नहीं कर सकते। एक बार इसको समझ लो, फिर मेरे को मत बोलना सेकेंडरी टिश्यू कौन सा होता है, प्राइमरी कौन सा होता है। अगर किसी ने फिर मेरे से पूछा तो गया काम से। ध्यान दे लो इधर, ध्यान दो इधर एक बार। ये हो गई पेरिसाइकिल। इसके अंदर ये प्रेजेंट है जाइलम एंड फ्लोयम। तो यहां पे मान के चलो कि यहां पे प्रेजेंट है जाइलम, अंदर की तरफ क्या है? जाइलम। बाहर की तरफ प्रेजेंट है फ्लोयम, बाहर की तरफ क्या है? फ्लोयम है। तो एक ही रेडियस पे है कि डिफरेंट पे? सेम रेडियस पे। जाइलम और फ्लोयम दोनों सेम रेडियस। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जाइलम एंड फ्लोयम, जाइलम एंड फ्लोयम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। देखो इधर ध्यान दो, इसको समझो एक बार। ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है। मैं एक बार थोड़ी सी कुछ चेंजेस कर देता हूं इसमें, छोटे मोटे। ये लीक कहां से हुई गाड़ी? लीकेज आ जाती है ना बीच बीच में। ठीक है, हो गया। ध्यान दो इधर, ऐसा कुछ होता है। अब एक बार प्रॉपर इस डायग्राम को समझो, इधर ध्यान दोगे। सबसे पहले हमारे पास ऊपर की तरफ आ गया पेरिसाइकिल। ये क्या हो गया? पेरिसाइकिल, ठीक है। इसके बाद में जो यहां पे प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोयम। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोयम। और जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम। इतनी बात क्लियर है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में आप देख रहे हो एक क्रॉसिंग है, दोनों को सेपरेट करवा रहा है। इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर कैम्बियम या इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। याद है कहीं लिखा था हमने? इसको हम बोलते हैं इंट्रा फेसिकुलर
कैम्बियम। अब पता लग गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहां होती है। रेडियल वेस्कुलर कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये सेंटर में जो आप व्हाइट कलर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पिथ। ये क्या होता है, पिथ। और जो बाहर की तरफ आप ये कलर देख रहे हो इसको बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी रेज। अब काम की बात सुनो, ये हो गया प्राइमरी डेवलपमेंट। प्राइमरी जब बनता है प्लांट बॉडी तो इस तरीके के टिश्यू बनते हैं। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी डेवलपमेंट उसमें क्या होता है, ये वाली जो लाइन है ये किसके साथ अटैच होती है, इसके साथ। ये वाली लाइन अटैच होगी इसके साथ, ये वाली अटैच होगी इसके साथ, और ये वाली अटैच होगी इसके साथ। तो ये कब बनी, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी डेवलप। इसीलिए हमने प्राइमरी टिश्यू के अंदर लिखा था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और सेकेंडरी डेवलपमेंट किसका हुआ, इसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। लिखा था। इंट्रा पहले ही बन गई थी, जाइलम फ्लोएम को सेपरेट करवा रही थी प्राइमरी डेवलपमेंट में, बट जब सेकेंडरी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तब कौन सी बनी, इंटर। कबीर, प्राइमरी डेवलपमेंट में कौन सी बनती है, इंट्रा की इंटर, इंटर बनती है। और सेकेंडरी में, खड़ा हो जा, बाहर निकले यहां से। मैं यहां पे मजाक कर रखा है मैंने, नहीं नोट्स दू तेरे को, लिख ले। तेरे को पता ही नहीं क्या चल रहा है यहां पे, लिखने के लगा हुआ है। नोट्स भेजू तेरे को सारे, कल से मत आना मेरी क्लास में। नालायक, लिखने के लगा हुआ है। मैं तेरे को भेज देता हूं नोट्स, लिख ले आराम से बैठ के, घर पे लिख ले, क्यों आता है क्लास में। तो यहां पे जो इंट्रा है वो पहले बन चुकी थी, तो हम किस में लिखते हैं, प्राइमरी टिश्यू के अंदर। सेकेंडरी में हम किसको लिखेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। ये दिन के क्या बनाती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम का डेवलपमेंट करती हैं। आई कुछ बात समझ में, वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी डेवलपमेंट। वेस्कुलर कैम्बियम कहां बनता है, सेकेंडरी में बनता है। अब देखो ये वेस्कुलर कैम्बियम काम कैसे करती है। ये एक रिंग बन गई कंप्लीट, इंट्रा इंटर कंप्लीट एक रिंग बन गई। अब ये रिंग क्या करेगी, अंदर की तरफ जाइलम बनाएगी। हमने लिखा था जाइलम अंदर की तरफ बनता है, अंदर की तरफ क्या बनेगी, जाइलम। बाहर की तरफ क्या बनाएगी, फ्लोएम। अब हमने ये भी लिखा था जाइलम 8 to 10 टाइम ज्यादा बनता है। अब जब जाइलम अंदर की तरफ बनेगा तो जो पहले से जाइलम बना वो कहां जाएगा, सेंटर में। अब कंटिन्यूस सेंटर में जाता जाएगा, कब तक, जब तक ये पिच है। जब ये पूरा जाइलम इकट्ठा हो जाएगा तब ये क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। और जैसे ही बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा जो बाहर की लेयर वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और बाहर की लेयर ब्रेक हुई इसके लिए क्या बनाएगा, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है बाहर की तरफ क्या बना देगी, और फ्लोएम। ये फ्लोएम कहां चला गया, एपिडर्मिस बनाने के लिए। अंदर की तरफ कौन सा बन गया, दूसरा। फिर एट द टाइम फिर से सेकेंडरी ग्रोथ हुई, अगले साल फिर से जाइलम अंदर गया, फिर से बाहर फोर्स लगा, फिर पुराना फ्लोएम हट गया, फिर नया फ्लोएम आ। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ चलती रहती है प्लांट में। ये क्या चलती रहती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ चलती रहती है प्लांट्स के। तो अगर सेम रेडियस पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास, स्टेम के अंदर होता है ये, एंड लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टेम और लीफ के अंदर होता है, ठीक है, लिख लो ये। अब इसके टाइप और बचे हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के दो टाइप का होता है, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और कॉन्जॉइंट बाई कोलेट्रल। और फिर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल फिर से दो टाइप का होता है, वेस्कुलर बंडल। इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास, स्टेम के अंदर होता है ये, एंड लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। ध्यान दो रे इधर, मैं बाहर निकाल दूंगा अब एक एक को, शांति से इधर ध्यान दे लो। टाइप ऑफ ट्रल, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, और एक होता है कॉन्जॉइंट बाई कोलेट्रल। कॉन्जॉइंट बाई कोलेट्रल, देखो क्या होता है ये। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे हो, वो क्या हो गया,
कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट कोलेटरल का मतलब क्या होता है कि जो फ्लोयम है वो कहां प्रेजेंट होना चाहिए, बाहर की तरफ, और जाइलम कहां होना चाहिए, अंदर की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, फ्लोयम, फ्लोयम प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ जाइलम। जाइलम के बाहर की तरफ अगर फ्लोयम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। कल वाला डायग्राम आप देखो, उसमें जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोयम बाहर की तरफ है, तो ऐसे टाइप को ही क्या बोलते हैं हम, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। कॉन्जॉइंट बाई कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब बाहर की तरफ, बाई का मतलब दोनों तरफ होना चाहिए। तो फ्लोयम प्रेजेंट, फ्लोयम प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ जाइलम। जाइलम के दोनों साइड अगर फ्लोयम प्रेजेंट है, मतलब बाहर की तरफ भी फ्लोयम है, अंदर की तरफ भी फ्लोयम है, बीच में जाइलम है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, बाई कोलेट्रल। उसके बाद में आता है टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। इसके भी दो टाइप हैं। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं ओपन, एक को हम बोलते हैं क्लोज। एक तो कौन सा होता है, ओपन, एक कौन सा होता है, क्लोज। अब ओपन और क्लोज क्या होते हैं वो एक बार हम समझ लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, ओपन का मतलब होता है वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट, और इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंट। एक बार डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से थोड़ा क्लियरिटी आएगी। ये आवाज किसकी आ रही है, किसकी आ रही है ये आवाज। देखो, ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगी, ओपन है, क्लोज होगी, नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आप ध्यान दो इधर। देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारे पास फ्लोयम, ये क्या हो गया, फ्लोयम। तो ये फ्लोयम है, इधर से भी, ये इधर से भी क्या है, फ्लोयम। तो ये फ्लोयम है, इसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, देखो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होगी, ये हो गई वेस्कुलर कैम्बियम। इसके अंदर नहीं होती है तो नहीं है, और नीचे की तरफ ये दोनों क्या हैं, जाइलम। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में वेस्कुलर कैम्बियम है, एक में वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है। अब जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम होगी वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होगी वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। तो यही डिफरेंस होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल लिख लें तो इसका एग्जाम्पल होता है डाइकोट स्टेम, और इसका होता है मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि डाइकोट के स्टेम का वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसा होता है, तो आप क्या आंसर करोगे, डाइकोट स्टेम का वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसा होता है, कॉन्जॉइंट होता है, कोलेट्रल होता है, और ओपन होता है। तो डाइकोट स्टेम का जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल है वो कैसा होता है, कॉन्जॉइंट, यानी कि जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे, कोलेट्रल फ्लोएम बाहर की तरफ, और ओपन वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट। तो तीनों टर्म बोलने हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोनोकोट के स्टेम का कैसा होगा, तो कॉन्जॉइंट होता है, कोलेट्रल होता है, बट क्लोज होता है। लीफ का पूछा जाए, कॉन्जॉइंट होता है, कोलेट्रल होता है, और क्लोज होता है। बता दोगे ऐसे। रूट का पूछा जाए, रेडियल होता है, सिंपल सा। ठीक है, आया समझ में इतना। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये हो गया हमारे पास कॉन्जॉइंट,
ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये तो हो गया प्राइमरी फ्लोएम, ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। दोनों ही क्या है, ये फ्लोएम, ये भी फ्लोएम है और ये भी क्या है, फ्लोएम है। ठीक है। बीच में क्या है, जाइलम प्रेजेंट है। तो यही तो हमने डेफिनेशन लिखी है कि जाइलम के दोनों साइड क्या होना चाहिए, फ्लोएम होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, बाइकोलेट्रल। अगर दोनों साइड फ्लोएम है तो हमारे पास जो कैम्बियम है वो कितनी बनेंगी, दो। तो हम लिख देंगे ये हो गई हमारे पास प्राइमरी कैम्बियम और ये हो गई सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये तो हो गई प्राइमरी वेस्कुलर कैम्बियम और ये हो गई सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम। ये किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल लिखें तो ये होता है कुकुरबिटेसी एंड सोलेनेसी, सोलेनेसी स्टेम ऑफ प्लांट फैमिली, सोलेनेसी